हेलो एंड वेलकम टू एग्जाम क्वेस्ट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 1 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहली न्यूज़ है, कर्नाटका विल गेट एडिशनल 118 इंदिरा कैंटीन्स इन 2023। वहाँ के सीएम ने बोला है। ठीक है, तो कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर ने हाल ही में ये बोला है कि एडिशनल 188 इंदिरा कैंटीन्स जो हैं वो इस्टेब्लिश करेंगे 2023 के लिए, ताकि गरीब लोगों को सब्सिडाइज्ड रेट पर फूड जो है प्रोवाइड किया जा सके सिटीज़ में और टाउन्स में। ठीक है, तो यहाँ पर इंदिरा कैंटीन्स इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंदिरा कैंटीन्स जो है कर्नाटका में 2017 में स्टार्ट हुई थी। ठीक है, बेंगलुरु जो सिटी है वहाँ पर ही टोटल 185 इंदिरा कैंटीन्स अभी प्रेजेंट में है। ठीक है, वहाँ पर ब्रेकफास्ट जो है 5 रुपये में मिलता है, लंच और डिनर 10 रुपये में मिलता है। ठीक है, मेन्यू में ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर 3 टाइम का खाना जो है प्रोवाइड किया जाता है। अगर एक्सपेंडिचर की बात करें, ठीक है, तो पहली चीज़ तो कि रोज़ जो है लगभग 1.5 से 2 लाख लोग जो हैं एवरेज ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर जो है करते हैं। गवर्नमेंट जो है इस सब के लिए पूरे दिन का 3 मील्स का जो है पर पर्सन ₹60 जो है वो कंट्रीब्यूट करती है। ठीक है, 70% फंड्स जो हैं सेंट्रल जो स्टेट गवर्नमेंट है वो प्रोवाइड करती है, बाकी 30% जो सिविक बॉडीज़ है, वहाँ की म्यूनिसपैलिटीज़ जो है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो हैं वो प्रोवाइड करती है। तो यू हैव टू नो अबाउट इंदिरा कैंटीन्स। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि अलग अलग स्टेट्स में इस टाइप की सब्सिडाइज्ड फूड रेट्स पे, सब्सिडाइज्ड रेट पे जो फूड है वो कहाँ कहाँ किन किन स्टेट्स में कौन कौन सी स्कीम्स के अंतर्गत मिलता है। तो पहला है इंदिरा रसोई योजना है, राजस्थान में 2016 में स्टार्ट हुई थी। देन वी हैव द आहार योजना ऑफ ओडिशा। ठीक है, ये 2015 के अप्रैल में स्टार्ट हुई थी। अम्मा कैंटीन तमिलनाडु में 2013 में शुरू हुई थी। देन वी हैव शिव भोजन थाली, महाराष्ट्र में ये स्कीम है, जनवरी 2020 में ही स्टार्ट हुई थी। इसी तरीके से हरियाणा में भी अटल किसान मजदूर कैंटीन जो है 2020 में स्टार्ट हुई थी। एंड इन तेलंगाना वी हैड अन्नपूर्णा कैंटीन्स, ठीक है, जो कि 2014 में स्टार्ट हुई थी। यहाँ पर गरीब लोगों के लिए सब्सिडाइज रेट पर जो है ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो ये स्कीम जो है आपको थोड़ा सा आइडिया रखना है, बहुत ज़्यादा नहीं, बट सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर क्वेश्चन आ जाए तो उसमें आपको एग्जाम्पल साइट करने के लिए दिस आर्टिकल इज़ इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट चलते हैं, पॉलिटिकल न्यूज़ है। साइमल्टेनियस इलेक्शंस पर एक आर्टिकल आया था द हिंदू में। ठीक है, तो यूनियन गवर्नमेंट ने बेसिकली एक 6 मेंबर का पैनल जो है कॉन्स्टिट्यूट किया है, जो कि लोकसभा, स्टेट असेंबलीज और लोकल बॉडीज़ के साइमल्टेनियस इलेक्शंस पर जो है पूरा रिकमेंडेशन करेगी कि इसकी फिजिबिलिटी क्या है, सही है कि नहीं है, ये सब चीज़ें। ठीक है, अब अगर हम बात करें साइमल्टेनियस इलेक्शंस का आइडिया कैसे आया, तो ये शुरुआत में कहा गया कि स्टेट गवर्नमेंट के जो असेंबली इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, स्टेट के, और उसके अलावा जो पार्लियामेंट के इलेक्शंस होते हैं, उनको बेसिकली साथ में सिंक्रोनाइज करके चलना चाहिए। 1967 तक, यानी कि इंडिपेंडेंस के बाद से 1947 से 67 में ये प्रैक्टिस जो है वो चल रही थी। लेकिन ग्रेजुअली क्या हुआ, बीच बीच में क्या हुआ, स्टेट गवर्नमेंट्स अपने टेन्योर से पहले ही जो है गिर जाती थी, तो उस वजह से क्या हुआ कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस का जो ये प्रोसीजर था धीरे धीरे आउट ऑफ प्रैक्टिस चला गया। अभी प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो खाली आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम में ही लोकसभा के साथ में इलेक्शंस हो रहे हैं। ठीक है, बाकी सारे स्टेट्स में जो हैं इलेक्शंस जो हैं वो आगे पीछे बिफोर और आफ्टर द लोकसभा इलेक्शंस कंडक्ट किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो हाल ही में राजस्थान में जो हैं असेंबली इलेक्शंस हुए हैं, तेलंगाना में हुए हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके अगर हम बात करें कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस के बेनिफिट्स क्या हैं, क्यों साइमल्टेनियस इलेक्शंस करवाए जाने चाहिए, तो पहला है एक्सपेंडिचर रिड्यूस होता है। अगर एक साथ ही हम असेंबली के और लोकल गवर्नमेंट के और साथ ही पार्लियामेंट के इलेक्शन साथ में करें तो उससे क्या होगा, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी। ठीक है, एक ही बार मैन पावर लगेगा, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम लगेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर एक बार में ही लगेगा। सिक्योरिटी जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ता है, पुलिस वालों को तैनात करना पड़ता है, आर्मी पर्सनल्स को तैनात करना पड़ता है, ये सब चीज़ें एक बार में ही जो है कंडक्ट हो जाएगी और उसकी वजह से एक्सपेंडिचर जो है वो रिड्यूस होगा। गवर्नेंस की बात करें तो बेटर गवर्नेंस भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने की वजह से क्या होता है, आपको पता है इलेक्शन से पहले जब इलेक्शन का प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है, कैंपेनिंग एंड एवरीथिंग, तब से लेकर रिजल्ट आने तक जो है आपको पता है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो चलता है। ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी थी। ठीक है, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बार बार लगाने की वजह से क्या होता है कि गवर्नमेंट कोई नई स्कीम अगर लाना भी चाहे तो नहीं ले कर आ पाती है, पॉलिसी जो है वो रुक जाती हैं। ठीक है, तो ये पॉलिसी डिस्ट्रप्शंस जो होते हैं इनको कंट्रोल करने में, ठीक है, इनको अवॉइड करने में साइमल्टेनियस इलेक्शंस जो हैं बहुत मेजर रोल प्ले कर सकते हैं।
देन द थर्ड इज़ वोटर कन्वीनियंस। ठीक है, अब बार बार वोटर्स, पहले वोटर जाएंगे जो कि पहले तो लोकसभा इलेक्शंस के लिए जाएंगे वोट देने, फिर बाद में क्या होगा कि स्टेट गवर्नमेंट का इलेक्शंस, अगर स्टेट के इलेक्शंस बाद में होंगे असेंबली के, तब उनको जाना पड़ेगा। तो उससे क्या होता है ना, यूजुअली कि वोटर्स जो होते हैं वो डिस्करेज हो जाते हैं या फिर दे डू नॉट फील कि ज़रूरी है जाना, एंड समटाइम्स वो अवॉइड कर देते हैं वोट देना। तो वोटर कन्वीनियंस भी जो है इंश्योर हो सकती है अगर साइमल्टेनियस इलेक्शंस हों। देन वी हैव रिड्यूस सिक्योरिटी कंसर्न्स, वो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि इलेक्शंस के टाइम पे जो आर्मी पुलिस पर्सनल्स को तैनात करने की ज़रूरत होती है, तो वो और उसके अलावा जो पोल बूथ का कैप्चरिंग का जो इशू होता है, रिगिंग का जो इशू होता है, वो सारे इश्यूज जो है सिक्योरिटी कंसर्न्स है वो भी रिड्यूस किए जा सकते हैं। देन लेवल प्लेइंग फील्ड भी इंश्योर की जा सकती है कि सारी पार्टीज़ और कैंडिडेट्स अगर एक साथ में ये सारे इलेक्शंस एक साथ होंगे तो इन सब के लिए भी एक लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो प्रोवाइड हो सकती है। एंड एजुकेशन पे भी इम्पैक्ट रिड्यूस होता है। कैसे? आपको पता है कि टीचर्स की तैनाती जो होती है पोल बूथ्स पर बहुत ज़्यादा होती है कि वो इलेक्शन कंडक्ट कराएं और जब प्रोसीजर है उसको एकदम स्मूथ ऑपरेशंस क्रिएट करें। तो अगर साइमल्टेनियस इलेक्शंस होंगे तो उससे कम टीचर्स को इलेक्टोरल प्रोसेस में इन्वॉल्व होना पड़ेगा और साथ ही वो अपने स्टूडेंट्स को एजुकेशन इम्पार्ट करने में एक बेटर जो है इनपुट दे सकते हैं। ठीक है, तो दैट इज़ ऑल अबाउट द बेनिफिट्स। अब चैलेंजेस की बात करें कि क्या इश्यूज आते हैं साइमल्टेनियस इलेक्शंस कंडक्ट कराने में, तो पहला है कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंजेस। ठीक है, अगर साइमल्टेनियस इलेक्शंस करवाने हैं तो उसके लिए प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। पॉलिटिकल पार्टीज़ और स्टेट पार्टीज़ जो होती है, स्टेट जो होते हैं उनके बीच में एक तरीके से कंसेंसस इस्टेब्लिश करना पड़ता है, तो बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंजेस आते हैं। देन दैट इज़ ऑल्सो एंटी फेडरल इन नेचर। अगर असेंबली इलेक्शंस को हम स्टेट इलेक्शंस के साथ में जो असेंबली इलेक्शंस को जनरल इलेक्शंस के साथ में अगर कंबाइन कर दें तो उससे क्या होता है, कई बार रीजनल जो कैंपेनिंग होती है ना वो ओवरशैडो हो जाती है यूनिटरी कैंपेनिंग की वजह से। ठीक है, सेंट्रल कैंपेनिंग की वजह से। देन वी हैव लॉजिस्टिकल चैलेंजेस ऑल्सो। ठीक है, सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट, वोटर रोल्स क्रिएट करना, वीवीपैट मशीन्स प्रोवाइड करना, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स ईवीएम्स प्रोवाइड करना, दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी बिग चैलेंज इन टर्म्स ऑफ लॉजिस्टिक्स। ठीक है, देन पॉसिबिलिटी ऑफ डोमिनेशन बाय नेशनल पार्टीज। आपको पता है नेशनल पार्टीज आर मच मच बिगर देन द लोकल पार्टीज, रीजनल पार्टीज। उनके पास में रिसोर्सेज ज़्यादा होते हैं, पैसा ज़्यादा होता है, उनके पास मैन पावर ज़्यादा होती है। तो वो रिसोर्सेज की जो एक रिसोर्सेज गैप जो होता है बिटवीन द रीजनल पार्टीज एंड द नेशनल पार्टीज, उसकी वजह से कई बार क्या होता है कि रीजनल पार्टीज जो होती हैं वो एक्लिप्स हो जाती हैं नेशनल पार्टीज़ के द्वारा, एंड उसकी वजह से वो अपने एजेंडाज को खुलकर लोगों के सामने नहीं ला पाती है, उनको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। ठीक है, नेक्स्ट इज इम्पैक्ट ऑन डेमोक्रेसी। ठीक है, कई बार क्या होता है कि ये जो साइमल्टेनियस इलेक्शंस होने की वजह से कई बार इन्फॉर्म्ड चॉइसेस कर बनाना वोटर्स के लिए वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो दैट इन इटसेल्फ इज़ अ बिग चैलेंज। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द साइमल्टेनियस इलेक्शंस। बहुत अच्छा आर्टिकल आया था द हिंदू में। ठीक है, तो दैट इज़ यू नीड टू नो, मेंस के पर्सपेक्टिव से ये साइमल्टेनियस इलेक्शंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। साइंस एंड टेक का आर्टिकल है कि जो डिफेंस रुपीज़ 2.3 लाख करोड़ 2.23 लाख करोड़ टू बाय 97 तेजस जेट्स एंड 156 प्रचंड हेलीकॉप्टर्स। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है कि जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है, ठीक है, जिसके चेयरमैन जो होते हैं वो डिफेंस मिनिस्टर होता है, अभी वर्तमान में राजनाथ सिंह जी हैं। ठीक है, उन्होंने बेसिकली अप्रूवल दिया है कि हमें 97 तेजस जेट्स एंड 156 प्रचंड हेलीकॉप्टर्स जो हैं खरीदने हैं, एंड उसके लिए उन्होंने जो है बजट सैंक्शन किया है। ठीक है, एंड इसमें ये बोला गया है कि जो भी टोटल प्रोक्योरमेंट्स होंगे उसका 98% दैट विल बी फ्रॉम द इंडिजिनस और डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज ओनली। ठीक है, सो दैट इज़ ऑल यू नीड टू नो। अब यहाँ पर आपको एक तो पता होना चाहिए कि LCA तेजस क्या है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस क्या है। तो उससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होते क्या है। हम ऑलरेडी इसको 26 नवंबर के आसपास वाली जो न्यूज़ हमने डिस्कस की थी उसमें ऑलरेडी हमने LCA और LCA तेजस के बारे में डिस्कस कर लिया, बट स्टिल आई एम रिपीटिंग। बेसिकली लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए जो पूरा प्रोसीडिंग्स था, जो पॉलिसी थी, वो 1984 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस्टेब्लिश की, और उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी को इस्टेब्लिश किया था। ठीक है, ये जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होते हैं वजन में हल्के होते हैं, तो इनकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, फ्यूल जो खपत होती है फ्यूल की वो कम होती है, बहुत सारे एयर टू एयर, एयर टू सरफेस और प्रिसीजन गाइडेड वेपन्स ये कैरी कर सकते हैं, साथ ही इनमें एयर टू एयर रिफ्यूलिंग कैपेबिलिटीज़ भी होती है। तेजस की बात करें तो तेजस को बनाया गया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा।
ठीक है, ये बहुत हल्का और सबसे छोटा टेललेस फाइटर एयरक्राफ्ट है। ठीक है, ये एयर टू सरफेस और प्रिसीजन गाइडेड वेपन्स कैरी कर सकता है। इसमें एयर टू एयर रिफ्यूलिंग कैपेबिलिटीज़ होती है, केयर फ्री हैंडलिंग होती है, इसको हैंडल करना बहुत ईजी है। ठीक है, मैनूवर करना, इसको कंट्रोल करना इज़ वेरी ईजी। ठीक है, इसकी पेलोड कैपेसिटी होती है 4000 किलो के वेपन्स और बाकी पेलोड्स को कैरी कर सकता है। स्पीड की बात करें तो इट फ्लाइज एट मैक 1.8, यानी कि साउंड की स्पीड से ये 1.8 गुना ज़्यादा जो है स्पीड से ट्रैवल करता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, रेंज की बात करें तो इसकी रेंज 3000 किलोमीटर की है। राइट, प्रचंड की बात करें तो प्रचंड जो है हेलीकॉप्टर, मैंने आपको बताया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने ही बनाया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये इंडिया का पहला इंडिजिनस यानी कि देसी मल्टी रोल कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है। ठीक है, तो इतना से ध्यान रखिएगा। साथ में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जो हमने यहाँ पे पहला पढ़ा डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के बारे में। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जो है उसने अप्रूवल दिया है ना, तो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की बात करें तो डिफेंस प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड जितने भी डिसीजंस होते हैं उसके लिए हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी जो है वो DAC ही है। ठीक है, ये आर्म्ड फोर्सेस के लिए बेसिकली डिफेंस एक्विजिशंस को स्पीड अप करने का काम करता है। ठीक है, इसे जो है 1999 के जो कारगिल वॉर था उसके बाद में 2001 में बनाया गया। इसके अगर बात करें हेड की तो मैंने आपको बता ही दिया, इसके चेयरमैन जो होते हैं डिफेंस मिनिस्टर होते हैं जो अभी राजनाथ सिंह है। उसके अलावा मेंबर्स में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो होते हैं वो होते हैं, और साथ ही आर्मी नेवी और एयरफोर्स के जो खुद के चीफ्स होते हैं वो। तो दीज आर द मेंबर्स। तो दैट इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट द डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। तो इस न्यूज़ में हमने 3 चीज़ें कवर की। द फर्स्ट वॉज LCA तेजस, सेकेंड वॉज LCH, ठीक है, प्रचंड, LCA लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड, एंड डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। राइट, नेक्स्ट इज नेवी गेट्स रेडी फॉर इट्स बिगेस्ट नेवल एक्सरसाइज अमिड ओशन एंगेजमेंट्स। ठीक है, तो आपको पता है कि December 4 को नेवी डे बनाने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो उसके लिए नेवी जो है दैट हैज़ गियर्ड अप टू कंडक्ट या होस्ट द लार्जेस्ट मल्टीलेटरल एक्सरसाइज इन February 2024 एंड दैट एक्सरसाइज विल बी नोन एज एक्सरसाइज मिलन। ठीक है, एक्सरसाइज मिलन में 50 कंट्रीज़ के नेवीज़ का पार्टिसिपेशन जो है देखने को मिलेगा। अब एक्सरसाइज मिलन के बारे में हम एकदम जनरल ट्रिविया देख लेते हैं। तो पहला है ये बायइनियल मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज है। 1995 में इंडियन नेवी ने इसको शुरू किया था। ठीक है, कहाँ पर शुरू किया था? अंडमान और निकोबार कमांड पे, उस वाले रीजन में। ठीक है, अंडमान निकोबार आइलैंड्स वाले रीजन में। ठीक है, शुरुआत में जो है इसमें केवल 4 कंट्रीज़ का पार्टिसिपेशन था, एंड दोज वर इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका एंड थाईलैंड। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे नंबर ऑफ मेंबर्स और पार्टिसिपेंट्स बढ़ते गए, एंड टुडे वी हैव ओवर 50 कंट्रीज दैट हुज नेवीज आर पार्टिसिपेटिंग इन द मिलन एक्सरसाइज। सो दैट इज ऑल यू नीड टू नो। एक्सरसाइजेस के बारे में क्वेश्चन आ जाता है कि ये जो एक्सरसाइज है ये किस किस के बीच में कंडक्ट होती है। सो दैट इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट एक्सरसाइज मिलन। अब अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं। इंडिया टू लॉन्च एक्स-रे पोलैरीमीटर सैटेलाइट या एक्सपोसैट, इसको बोला जाता है एक्सपोसैट। ठीक है, और ये इसरो ने कहा है। तो इसरो ने बोला है कि हम जो हैं एक्सपोसैट जो है उसको लॉन्च करने वाले हैं। ठीक है, तो एक्सपोसैट के बारे में हमको डिस्कस करना है। तो ये आपको जो डायग्राम दिख रहा है दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एक्सपोसैट, और ये इंडिया की पहली पोलोमेट्री मिशन है जो कि बेसिकली एस्ट्रोनॉमिकल एक्सरे सोर्सेज जो होते हैं, जहाँ से जिन सेलेस्टियल बॉडीज से एक्सरेज निकलती हैं, जिन फिनोमिना से एक्सरेज निकलती हैं, उनके डायनामिक्स को या उनको स्टडी करती है एक्सट्रीम कंडीशंस में। ठीक है, इस एक्सपोसैट में 2 पेलोड्स होते हैं। द फर्स्ट इज पॉलिक्स एंड द सेकेंड इज एक्सएस्पेक्ट। ठीक है, तो पॉलिक्स की बात करें तो दिस इज द प्राइमरी पेलोड, एंड एक्सएस्पेक्ट जो है ये हमारा सेकेंडरी पेलोड है। ठीक है, पॉलिक्स क्या काम करेगा? बेसिकली जो एस्ट्रोनॉमिकल ओरिजिन के फोटोन्स होते हैं, ठीक है, उन फोटॉन्स जो एक्सरे से निकल रहे हैं उन फोटॉन्स को स्टडी करेगा। राइट, एक्सएस्पेक्ट जो है वो बेसिकली क्या करता है, वो स्पेक्ट्रोस्कोपिक इन्फॉर्मेशन जो होती है, बेसिकली जो एनर्जी रेंज होती है, ठीक है, 0.8 to 15 किलो जो अपने पास में एनर्जी रेंज होती है उसको ये बेसिकली स्टडी करते हैं। ठीक है, ये एक्सपोसैट जो है बना कौन रहा है ये आपको ध्यान रखना है, ये इसरो और रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट RRI, ये दोनों ने मिलकर जो है बेसिकली इसको बनाया है। ठीक है, तो दैट इज ऑल यू नीड टू नो। राइट, तो एक्सपोसैट क्या है ये ध्यान रखना है। जो अपने पास में पोलैरीमीटर सैटेलाइट है ये।
ठीक है, ये क्या काम करेगा, एक्सरेज को स्टडी करेगा, ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल सोर्सेज से आने वाली एक्सरेज की स्टडीज़ के लिए। दो इसमें पेलोड्स हैं, पॉलेक्स और एक्सेस्पेक्ट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज न्यू हाईली फ्लोरेसेंट मटीरियल ब्रिंग्स नॉन एंजाइमेटिक अप्रोच फॉर डिटेक्शन ऑफ एंटी कैंसर ड्रग मेथोट्रेक्सेट नोन फॉर द टॉक्सिसिटी एट हाई डोसेज। PIB का न्यूज़ है। तो बेसिकली ना कुछ रिसर्चर्स ने एक फ्लोरेसेंट मटीरियल निकाला है, ठीक है, एक मटीरियल बनाया है, ठीक है। वो क्या काम करेगा, एक एंटी कैंसर ड्रग होता है MTX मेथोट्रेक्सेट, ठीक है। अगर उसका ओवर डोसेज हो जाए ना तो वो फेटल होता है बॉडी में। तो उस कितना अगर उसका ओवर डोसेज हो जाए तो उसके बारे में ये पूरे जो है पूरा उसको डिटेक्ट करेगा ओवर डोसेज को, ठीक है। तो यहाँ पर जो टर्म इंपॉर्टेंट है दैट इज MTX या मेथोट्रेक्सेट। तो ये एंटी कैंसर ड्रग है, ठीक है। ये कुछ लिमिटेड क्वांटिटीज़ में तो बॉडी में कैंसर को ख़त्म करने का काम करता है, बट अगर 10 माइक्रोमीटर से ज़्यादा का अगर इसका डोसेज दे दिया जाए, ठीक है, तो उससे क्या होता है, इसका 10 माइक्रो mg से अपने पास में माइक्रो ग्राम से ज़्यादा का इसका डोसेज होगा तो उससे क्या होगा कि ये हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी क्रिएट कर सकता है अगर 10 घंटे से ज़्यादा रह जाए तो, ठीक है। इससे हमारे लंग्स पे, हमारे स्टमक के अल्सर्स पे, हार्ट स्ट्रोक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और लंग्स और अल्सर्स पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। मेथोट्रेक्सेट का एक और जो है ड्रॉबैक ये है कि वो बहुत एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। और इसके ओवर डोसेज को अगर स्टडी करना है तो उसके लिए ट्रेडिशनल मेथड्स को जो यूज़ किया जा रहा है, दोज ट्रेडिशनल मेथड्स आर वेरी मच टाइम टेकिंग, ठीक है। उसके लिए जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स जो है इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं। सो दैट इज़ वाई मेथोट्रेक्सेट की अब जो है ओवर डोसेज को स्टडी करने के लिए रिसर्चर्स ने एक नया फ्लोरेसेंट मटीरियल जो है वो बनाया है, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल यू नीड टू नो। PIB में यही चीज़ दी हुई थी अबाउट द मेथोट्रेक्सेट। नाउ लेट अस लर्न अबाउट द नेक्स्ट न्यूज़ अबाउट इकोनॉमी। तो ये कहा जा रहा है कि इंडिया के जो कोर सेक्टर हैं, 8 जो कोर इंडस्ट्रीज़ हैं, उनकी ग्रोथ जो है अक्टूबर में 12.1% तक चली गई, ठीक है। दिस शोज़ कि हमारे सारे जो 8 कोर इंडस्ट्रीज़ हैं, 8 कोर सेक्टर्स जो हैं वो पॉजिटिव ग्रोथ शो कर रहे हैं, ठीक है। तो यही इसके में एक इन्फोग्राफिक दे रखा है कि अगर हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की बात करें तो वो जो है 20.3% राइज शो कर रही है, कोल जो है वो 18.4% राइज शो कर रहा है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब 8 कोर सेक्टर्स क्या है, 8 कोर इंडस्ट्रीज़ क्या हैं, वो इंपॉर्टेंट है। तो ये ध्यान रखिएगा, जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है, ठीक है, उसमें जो टोटल आइटम्स होते हैं उनका 40% से भी, यानी 40.27% टू बी प्रिसाइज, 40.2% वेट जो होता है वो ये 8 कोर इंडस्ट्रीज़ ही कॉन्स्टिट्यूट करती हैं, ठीक है। पहली चीज़ तो अब इसमें 8 कोर इंडस्ट्रीज़ हैं कौन कौन सी, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो पहला आपको ध्यान रखना है जो है रिफाइनरी प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा वेटेज रखती है, देन इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट एंड फर्टिलाइजर्स। सो दीज आर द 8 कोर इंडस्ट्रीज इन टर्म्स ऑफ देयर वेटेज। अब यहाँ पर हमने एक और टर्म पढ़ी, दैट इज़ द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, ठीक है, इंडिकेटर है। ये जो है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के टर्म्स में ग्रोथ को जो है मेजर करता है, ठीक है। इसे बनाता कौन है, इसे जो है मंथली बेसिस पर बनाया जाता है बाय द सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अगर बात करें इसके बेस ईयर की, यानी कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को किस बेस से मापा जाता है, दैट बेस ईयर इज 2011-12, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो दैट इज ऑल इन दिस आर्टिकल। नाउ लेट्स लर्न अबाउट द न्यूज़ ऑफ एनवायरनमेंट। आपको पता है अभी COP28 चल रहा है, तो अभी चल रहा है, दैट इज़ अ लॉन्ग इवेंट। तो जब तक कि प्रॉपर आउटकम्स नहीं मिलते हैं तो मैं आपको नहीं बताऊंगी, बट जो रोज़ के डे टू डे डेवलपमेंट्स हैं वो हम डिस्कस कर लेंगे। तो पहली न्यूज़ ये आई है कि जो COP28 है उसमें जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उन्होंने लॉस और डैमेज फंड को ऑपरेशनल बनाने के लिए अग्री कर दिया है। लॉस और डैमेज हम लोगों ने ऑलरेडी कल के आर्टिकल में या फिर कल के आर्टिकल में बहुत सारे परसों के आर्टिकल में बहुत सारे हमने टर्म्स पढ़े थे, उसमें लॉस एंड डैमेज भी पढ़ा था, ठीक है। तो लॉस एंड डैमेज फंड क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये एक फिनेंशियल मैकेनिज्म है, ठीक है,
जो कि यानी एक तरीके से फंड है जो कि जो क्लाइमेट चेंज डेवलप्ड कंट्रीज़ की वजह से हुआ है, उनके इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हुआ है, उनके इरिवर्सिबल कॉन्सिक्वेंसेस को एड्रेस करने के लिए जो है बनाया गया है। ठीक है, तो ये बेसिकली जो भी इनका लॉस हुआ है क्लाइमेट चेंज की वजह से कम्युनिटीज़ को, कंट्रीज़ को, इकोसिस्टम्स को क्लाइमेट चेंज की वजह से, उस लॉस के लिए कॉम्पेंसेट करने के लिए फंड बनाया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देन WMO जो है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है, उन्होंने अभी ये बोला है कि 2023 विल बी द हॉटेस्ट ईयर एवर रिकॉर्डेड। तो यानी कि दिस शोज़ कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है धीरे धीरे। ठीक है, और WMO ने ये भी बोला है कि अब हमें, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, अब हमें जो है ग्लोबल वार्मिंग के मेनेस को एड्रेस करने के लिए बहुत स्ट्रिंजेंट मेजर्स लेना ज़रूरी है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी गवर्नमेंट्स के बीच में एक कोलैबोरेशन है जिसमें कि 192 मेंबर स्टेट्स और टेरिटरीज हैं। क्या इंडिया इसका मेंबर है? बिल्कुल है इंडिया इसका मेंबर। ठीक है, इसको कब बनाया था? इसको इंडियन इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे 1873 में वियना इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल कांग्रेस के बाद में बनाया गया था, उसका ही एक तरीके से सक्सेसर है WMO। 1950 में WMO कन्वेंशन जो था उसके थ्रू इसको इस्टेब्लिश किया गया था। ये यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये बेसिकली जो मेट्रोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, जो वेदर में चेंजेस हैं, क्लाइमेट में चेंजेस हैं, वाटर पैटर्न्स में, हाइड्रोलॉजी जो है, इन सबको स्टडी करने का काम करता है, उस सबको मॉनिटर करने का काम करता है। हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर जो है जिनीवा स्विट्जरलैंड में है। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लाइमेट चेंज के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हम लोग रोज द हिंदू में और इंडियन एक्सप्रेस में पढ़ते रहते हैं। सो दैट इज ऑल यू नीड टू नो इन दिस आर्टिकल, बट यू मस्ट ऑल्सो नो अबाउट द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से WMO इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं। तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं था, बस इसमें एक स्टडी है वही है जिसके अकॉर्डिंग एयर पोल्यूशन कॉजेज ओवर 2 मिलियन एनुअल डेथ्स इन इंडिया। ठीक है, तो एक स्टडी जो है उन्होंने कहा है, उसमें कहा गया है कि आउटडोर एयर पोल्यूशन की वजह से इंडिया में 2.18 मिलियन यानी 21,80,000 डेथ्स के आसपास जो है होती है, एंड दैट इज जस्ट आफ्टर चाइना। चाइना में सबसे ज़्यादा डेथ्स होती है, उसके बाद में इंडिया। ठीक है, तो एयर पोल्यूशन होता क्यों है इंडिया में, है क्यों? आपको पता है कि हमारी जो आज भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है दैट इज मैक्सिमम थर्मल जनरेटेड। ठीक है, तो कोल का यूज़ होता है, उसकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है। ट्रांसपोर्टेशन, जो व्हीकल्स हम यूज़ करते हैं, उन व्हीकल्स की वजह से भी बहुत सारी डेथ्स जो हैं वो होती हैं। ठीक है, ये एक रिसर्च का एक और फाइंडिंग ये है कि फॉसिल फ्यूल्स और ट्रांसपोर्टेशन की वजह से पूरे वर्ल्ड में 5.1 मिलियन यानी 51 लाख जो है डेथ्स एडिशनल होती हैं बिकॉज ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन एंड कोल यूज़। ठीक है, तो बस इसमें इतना ही था, और कुछ इसमें आर्टिकल में ऐसा कुछ स्पेशल नहीं था, बट यू मस्ट नो अबाउट द कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, मेंस के पर्सपेक्टिव से ये स्टेटमेंट्स जो हैं आप अगर कोट करें ना तो आपके आंसर का वैल्यू एडिशन हो जाता है। ठीक है, देन फॉसिल फ्यूल्स फार फ्रॉम अ थिंग ऑफ द पास्ट। बेसिकली ये एक इन्फोग्राफिक आया था इंडियन एक्सप्रेस में। आपको पता है COP28 चल रहा है, तो COP28 में ही ये बोला गया, एक डेटा दिखाया गया उसके अकॉर्डिंग कि फॉसिल फ्यूल्स जो हैं आज भी पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का मेजर सोर्स हैं। चाहे हम रिन्यूएबल एनर्जी पे कितना ही फोकस करें, बट स्टिल मेजॉरिटी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड विद द फॉसिल फ्यूल्स। यू कैन सी US में 59% इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय फॉसिल फ्यूल्स, चाइना में 65, इंडिया में 75, ठीक है, जापान में 63, पोलैंड में 73 एंड टर्की में 57। ठीक है, तो ये है इम्पॉर्टेंट, राइट। सो दैट इज ऑल यू नीड टू नो। अब अगर हम बात करें तो ग्लोबल अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, यानी पूरे वर्ल्ड में जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है उसका 36% जो है वो आ रहा है कहाँ से? कोल फायर्ड पावर स्टेशन से ही। ठीक है, अगर हम बात करें नेचुरल गैस की वजह से 22.6% एनर्जी जनरेशन जो है हो रहा है। ठीक है, तो दैट इज ऑल यू नीड टू नो इन दिस आर्टिकल। ये आंसर्स में कोट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, COP28 में आपको अभी बहुत सारी इसी टाइप की न्यूज़ दिखेंगे, छोटे छोटे हेड्स दिखेंगे। आई ट्राई टू कंबाइन देम वंस एंड फॉर ऑल फॉर यू आफ्टर द COP28 इज कंक्लूडेड, ताकि आप लोग मेंस के लिए अपना जो है मैटर को इकट्ठा कर सकें, राइट। अब हम लोग, क्योंकि आज न्यूज़ बहुत ज़्यादा नहीं थी, अब छोटे से 2 आर्टिकल्स पढ़ लेते हैं। फर्स्ट इज नागालैंड स्टेटहुड डे
एंड द सेकेंड इज BSF रेजिंग डे। आज जो है वर्ल्ड एड्स डे भी है 1 दिसंबर को, ठीक है। तो नागालैंड स्टेटहुड डे की अगर हम बात करें तो अभी जो है नागालैंड ने अपना 61st स्टेटहुड डे जो है मनाया है, ठीक है। जिस दिन नागालैंड का स्टेटहुड डे शुरू होता है उसी दिन से जो है हॉर्नबिल फेस्टिवल भी नागालैंड में शुरू होता है। नागालैंड इंडिया में एक स्टेट कब बना था? नागालैंड एक फुल फ्लेजेड स्टेट बना था 1 दिसंबर 1963 में, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल यू नीड टू नो, ठीक है। अब अगर हम बात करें BSF रेजिंग डे की, तो आपको पता है कि हर साल 1 दिसंबर को BSF जो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो 1 दिसंबर को अपना BSF रेजिंग डे बनाती है, यानी स्थापना दिवस है ये एक तरीके का, ठीक है। 1 दिसंबर 1965 को ही जो है BSF का पंजाब फ्रंटियर जो है वो इंस्टीट्यूट किया गया था। इसका हेडक्वार्टर्स था जालंधर में, ठीक है। सो दैट इज इम्पॉर्टेंट। अब हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है क्या। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है, नाम से पता चल रहा है कि ये बॉर्डर की, यानी कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो बॉर्डर्स हैं हमारे इंडिया के साथ, उनको सिक्योर करने की, उनकी सिक्योरिटी का काम करती है। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है? तो इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ऑलवेज रिमेंबर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है BSF, ठीक है। 1965 जो वॉर हुआ था, 1965 का जो वॉर हुआ था उसके बाद में इसे बनाया गया था, ठीक है। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के बारे में ध्यान रखिएगा। सो दैट इज ऑल इन टुडेज न्यूज आर्टिकल्स, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।